हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज 24 सितंबर 2025 है और कल जो भी न्यूज इवेंट चर्चा में रहे, चाहे द हिंदू में हो, इंडियन एक्सप्रेस में हो, पीआईबी में हो, एनडीटीवी में हो, डीडी न्यूज़ में, कहीं भी हो, अगर यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पर हम यहाँ पे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही एमसीक्यू के माध्यम से पूरे करंट अफेयर को तैयार करते हैं। अभी अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो एक एमसीक्यू, दो एमसीक्यू आप देखो कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि 10 से 12 मिनट का जो डिस्कशन है कितना बेनिफिशियल है। और ये एमसीक्यूज भी होते हैं यूपीएससी स्टैंडर्ड्स के होते हैं। ऐसा नहीं है कि वन लाइनर एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दिया, किसी का नाम बता दिया, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे डीप एनालिसिस करने का प्रयास किया जाता है। तो आइए बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। पहला एमसीक्यू आदि युवा फेलोशिप के बारे में है कि द आदि युवा फेलोशिप लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो कोई आदि युवा जो कहते हैं फेलोशिप है, ट्राइबल अफेयर्स द्वारा लॉन्च किया गया है, सपोर्ट करते से यूनाइटेड नेशन। इज अ 12 मंथ पेड इनिशिएटिव, तो 12 महीने का पेड इनिशिएटिव एम्पावर करता है ट्राइबल यूथ थ्रू लर्निंग, मेंटोरशिप एंड यूएन रिप्लेसमेंट्स। तो एम्पावर करता है आदिवासी युवाओं को सीखने के लिए, मेंटोरशिप के लिए, यूएन प्लेसमेंट्स के लिए। दूसरा, आदि कर्मयोगी वॉलंटियर प्रोग्राम focuses on equipping tribal youth for grassroots community development and support government service delivery exclusively in the northeastern states। तो आदि कर्मयोगी वॉलंटरी जो प्रोग्राम है उसका पर्पज है आदिवासी युवाओं को ग्रास रूट या कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए उनको प्रशिक्षित करना। ठीक है, केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिए। दोनों स्टेटमेंट में आपको कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। अब दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो पहला है कि आदि युवा फेलोशिप। आदि युवा फेलोशिप है क्या? इसका पर्पज है कि जो कहते हैं जो ट्राइबल युवा हैं उनको क्या करना, उनके जो फ्यूचर के लिए गाइड करना, खासतौर पे एजुकेशन से रिलेटेड, स्किल से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, ये काम करने का प्रोग्राम है। और इसमें क्या यूएन का सपोर्ट भारत को प्राप्त है, यूनाइटेड नेशन का सपोर्ट भारत में प्राप्त है। हाल में क्या हुआ कि जो जनजातीय कार्य मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, उसने भारत में यूएन के साथ साझेदारी करके, एक पार्टनरशिप करके आदि कर्मयोगी अभियान में युवा फेलोशिप और वॉलंटरी जो प्रोग्राम है उसको स्टार्ट किया है। तो इन दोनों प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया है यहाँ पे यूएन के साथ मिलकर, इस वजह से यहाँ पे चर्चा में था। अब इसका पर्पज क्या है, इसमें क्या किया जाएगा, 12 महीने की स्कॉलरशिप दी जाएगी। यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे 12 महीने पेड इनिशिएटिव फॉर एम्पावर ट्रैवलिंग होती है, बात यहाँ पे सही है। तो 12 महीने के लिए सशुल्क फेलोशिप उनको यहाँ पे दी जाएगी। अभी मासिक भत्ते के रूप में हो सकती है। ठीक है, जिसका पर्पज़ क्या होगा कि हाई क्वालिटी वाले यूएन है, चाहे एजुकेशन प्लेटफॉर्म्स हैं, उस तक पहुंच प्राप्त हो। साथ ही ये जो कार्यक्रम है ये भारत में जैसे पीएम कौशल विकास योजना के KVIO 4.0 है, साथ ही NAPS है, साथ ही पीएम विकसित भारत रोजगार योजना से भी जुड़ेगा। ठीक है, अब इसमें चयन कैसे किया जाएगा, तो प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से, कॉम्पिटेटिव प्रोसेस के माध्यम से इसमें चयन किया जाएगा। तो ये तो युवा फेलोशिप कार्यक्रम जिसमें फेलोशिप मिलने का प्रावधान है, भारत और यूएन मिलकर यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ट्राइबल यूथ के लिए। दूसरा, आदि कर्मयोगी वॉलंटियर, ये क्या है, ये आदि कर्मयोगी वॉलंटियर प्रोग्राम क्या है, तो आदि कर्मयोगी वॉलंटियर किसके द्वारा सपोर्ट है, यूएनएफपीए के द्वारा इसको किया गया, सपोर्ट किया गया। इसका पर्पज क्या है कि जो जनजाति यूथ हैं उनको ज़मीनी स्तर पर परिवर्तन करने का लिए कैटेलाइजर के रूप में काम करना। ठीक है, अब इसमें पर्पज ये है कि आदि कर्मयोगी जो वॉलंटियर प्रोग्राम, इसमें क्या किया गया, 82 के आसपास जो ऐसे वॉलंटियर्स थे उनको ट्रेन किया गया। ट्रेन करके लगभग 13 जिलों में, है ना, अब 82 ब्लॉक्स में इन्हें तैनात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पर्पज है। अब ये जो ज़्यादातर अगर आप देखें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, इन जैसे जिलों में यहाँ पे इनको तैनात किया गया है। इसका पर्पज क्या है कि एक तो जागरूकता अभियान चलेगा, एजुकेशन से रिलेटेड हो चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, यहाँ पे काम होने वाला है। तो दोनों प्रोग्राम के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया, जिसकी शुरुआत अभी थोड़ा सा देखने को मिल रही है। अब इन दोनों में स्टेटमेंट कौन सा सही है, यहाँ पे बोल रहा है कि केवल एक्सक्लूसिव नॉर्थ ईस्ट ईस्टर्न के लिए, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर राजस्थान और मध्य प्रदेश का नाम मैंने लिया, इसका मतलब क्या कि अन्य राज्यों के लिए भी है जो जनजातीय राज्य। पीआईबी में ये न्यूज़ आई हुई थी, इस वजह से हमने यहाँ पर इस पर MCQ देखा। आगे बढ़ेंगे, अगले MCQ की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे किसके बारे में, स्मॉग ईटिंग कैटलिटिक के बारे में। तो स्मॉग ईटिंग फोटोकैलेटिक कोटिंग कॉमनली यूज टाइटेनियम डाइऑक्साइड टू ब्रेक डाउन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इनटू हार्मलेस कंपाउंड। तो ये फोटोकैलेटिक कोटिंग्स है, ये क्या करता है, जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज करता है और जो वायुमंडलीय पोल्यूटेंट्स हैं उनको हार्मलेस कंपाउंड में तोड़ता है। अब आपको ये बात तो यहाँ पे पता है, पहली बात तो आपको पता होना जरूरी है कि स्मॉग क्या होता है। तो स्मॉग आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, जो फॉग होता है, धुआं होता है और कोहरा होता है, उसको जब मिला दिया जाता है तो स्मॉग बनता है।
ठीक है। अब स्मोक क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। इसके भी दो टाइप आपको देखने को मिलेगी स्मोक को। पहला जो स्मोक है सल्फर है ना, सल्फर के कारण होता है। दूसरा अगर आप देखो फोटोकेमिकल के थ्रू, ठीक है। तो अर्बन एरिया में ज़्यादातर आपको फोटोकेमिकल जो स्मोक है देखने को मिलेगा, क्योंकि गाड़ियों के प्रदूषण से इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। वहीं जो सल्फर युक्त जो स्मोक होता है, जो सल्फर स्मोक होता है, ये आपको फॉसिल फ्यूल्स के बर्न करने से मिलेगा। कोयले इत्यादि का उपयोग किया जाता है, तो उस वजह से अगर आपको देखेंगे तो सल्फर के द्वारा जो स्मोक बनता है वह आपको देखने को मिलेगा। तो सल्फर, अब ये फोटो कैटेलिटिक कोटिंग, इसके बारे में आपको पता है कि नहीं पता। अब इसमें अगर पर्पज़ क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या जो भी अगर आप देखोगे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जो हानिकारक गैस को बेअसर करने के लिए इनको डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है और कम लागत में क्या करता है, ये कार्य करता है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, दिल्ली सरकार जो एयर पोल्यूशन से निपटने के लिए इस तरह के जो कैटेलिटिक कोटिंग्स है उस पर स्टडी कर रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे जानना जरूरी हो जाता था, जो हमने यहाँ पर देखा। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या करेगा, दिस कोटिंग वाज ओनली इफेक्टिंग अगेंस्ट पार्टिकुलर पोल्यूशन, हैव नो इम्पैक्ट ऑन गैसेस पोल्यूटेंट्स। तो गैसेज जो पोल्यूटेंट्स हैं इन पर इनका इम्पैक्ट नहीं होता, इसका स्मॉग ईटिंग फोटोकेमिकल कोटिंग्स का। ये बात यहाँ पे गलत है। जो गैसेस पोल्यूटेंट्स होते हैं उस पर भी इम्पैक्ट होता है। क्यों? कि अगर हम देखें कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस है NO2 है, ठीक है ना, इसके अलावा जो हाइड्रोकार्बन वाष्प से जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है, दो नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड चाहे वोलेटाइल जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनके लिए भी क्या कर रही है, ये काम यहाँ पे कर रही है। तो जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे द फिशिंग कैट्स के बारे में। आखिर फिशिंग कैट्स होती क्या है और क्यों यहाँ पे चर्चा में रही हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो अभी क्या हो रहा है कि एक रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है। कौन सा टाइगर रिजर्व है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, आई थिंक वेस्ट बंगाल में है, एक बार आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिसेंटली इनकी संख्या बहुत बढ़ी है। संख्या बढ़ी इस वजह से यहाँ पे चर्चा में था। अभी जो फिशिंग कैट है ना, ये नेटिव स्पीसीज है कहाँ का, साउथ ईस्ट एशिया का। साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नेटिव स्पीसीज है, मतलब यहाँ पे पाया जाने वाला है। अब इंडिया हो, चाहे मलेशिया हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड, जावा, पाकिस्तान, इस रीजन में ये पाया जाता है। अगर इंडिया में देखा तो फिशिंग कैट मेनली पाया जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट में। तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है मेनली वहाँ पे पाया जाता है, खासतौर पर सुंदरबन वाले रीजन में। दूसरा फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये दोनों बात इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अब ये स्टेट एनिमल है किसका, वेस्ट बंगाल का, ये क्या है, स्टेट एनिमल है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब अगर आप बात करोगे इसका आयुसीन स्टेटस क्या है, तो आयुसीन स्टेटस क्या है इसका, वल्नरेबल है। क्या सुभेद है या वल्नरेबल है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। अब स्टेटमेंट क्या बनता है कि जो फिशिंग कैट है, ठीक है, इज क्लासिफाइड एज वल्नरेबल ऑन द आयुसीएन रेड लिस्ट एंड इज द स्टेट एनिमल ऑफ वेस्ट बंगाल। तो सही बात है। द फिशिंग कैट अवॉइड्स वाटर एंड प्राइमरली हंट्स स्मॉल रोडेंट्स इन द ड्राई ग्रास लैंड। तो ये क्या करती है, जो फिशिंग कैट होते हैं, मछली जो फिशिंग कैट होती है, वो पानी से बचती है और मुख्यतः सूखे घास के मैदानों को छोटे चूहों का शिकार करती है। अब मछली बिल्ली नहीं बोलेंगे, इसे फिशिंग कैट इंग्लिश में भी बोलेंगे। अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसका शिकार करती है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है। अब इसका स्टेटमेंट कौन सा, दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, ठीक है। सही कौन सा हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ओनली 1 यहाँ पे, ठीक। आगे बढ़े तो पाएंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बात कर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी के बारे में, जिसे अभी ब्राज़ील ने शुरू किया है। न्यूज़ क्या थी, न्यूज़ ये थी कि ब्राज़ील ने क्या किया, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी FFF को शुरू किया है, ठीक है ना। अब पहला देश यहाँ पे बन गया जो इसमें क्या करेगा, निवेश करेगा। बेसिकली ये निवेश करने की घोषणा की है इसने, इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है। अब पहला देश यहाँ पे बना है। अब आखिर TFFF क्या है, TFFF क्या है, तो ये एक इनोवेटिव प्रोग्राम है, मल्टीलेटरल प्रोग्राम है। क्या मल्टीलेटरल प्रोग्राम है, जिसे डिजाइन किया गया था UAE में। अगर हम बात करें तो 2023 में अगर आप देखो तो UAE में COP28 हुआ था, संयुक्त अरब अमीरात में। तो इस जो फंड का यहाँ पे विचार ब्राज़ील सरकार द्वारा दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो फंड कौन का, पब्लिक सेक्टर भी करेंगे और प्राइवेट सेक्टर भी करेंगे। और पर्पज क्या है कि 125 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यहाँ पे इससे जुटाना है, जिससे क्या किया जा सकेगा, जो अगर आप ट्रॉपिकल एरियाज में जो फॉरेस्ट होते हैं उनको अगर हम बात करें उनको संरक्षण करने की दिशा में यहाँ पे प्रयास किया जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। अब बात करें दूसरे स्टेटमेंट, पहले स्टेटमेंट क्या है, जिसका पर्पज क्या है, उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण के 125 अरब डॉलर देना। दूसरा
ओनली मार्केट इन्वेस्टर्स में कंट्रीब्यूट, तो मार्केट ही नहीं गवर्नमेंट एंड फिलेंथ्रोपिस्ट भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो एक मैंने आपको बताया कि कोई भी इसमें फंड यहाँ पे कर सकता है। तो ये जो फंड है COP28 में आया था, यूएई में हुआ था, ब्राज़ील ने भी फंड किया, तो ये बात यहाँ पे जाननी जरूरी है। इससे आप आसानी से कोई ना कोई आपको अगर 3 स्टेटमेंट होता है तो आसानी से आप एलिमिनेट कर लोगे और सही आंसर को पा जाओगे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे बैरन आइलैंड के बारे में है। अब बैरन आइलैंड अगर आपने देखा हो नहीं देखा हो तो अंडमान निकोबार में है, ठीक है ना। तो अभी वहाँ पे जो वल्केनिक इरप्शन देखा गया इस वजह से न्यूज़ में था। बैरन आइलैंड अंडमान निकोबार इज ओनली एक्टिव वोल्केनो इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड लाइज अबाउट द सबडक्शन जोन ऑफ द इंडियन बर्मीज प्लेट। तो इंडियन बर्मीज प्लेट के सबडक्शन में है और ये एक्टिव वोल्केनो है। तो देखिए 2 ज्वालामुखी भारत में देखने को, एक तो बैरन आइलैंड, दूसरा नारकोंडम आइलैंड, ठीक है। आई थिंक जो नॉर्थ अंडमान है उसके जस्ट ईस्ट की तरफ आपको बैरन आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरा, इट इज़ परमानेंटली इनहेबिटेटेड एंड डेवलप्ड एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, ये स्थायी रूप से आबाद है और पर्यटन स्थल के रूप में से विकसित किया गया। अब इसमें क्या सही स्टेटमेंट है आपको बताना है। अगर आप देखो तो ये अंडमान निकोबार का ज्वालामुखी है, ये तो आपको पता है ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। और ये पोर्ट ब्लेयर जो इसकी कैपिटल है वहाँ से 138 किलोमीटर के आसपास है, जो इंडो बर्मन जो प्लेट है उसके सबडक्शन में स्थित है, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये कई बार यहाँ पे इस पर विस्फोट हुआ। तो यहाँ मनुष्य रहते हैं लेकिन केवल बकरियाँ, पक्षियाँ जो चमगादड़ होते हैं उनकी छोटी सी आबादी कठोर परिस्थितियों में यहाँ पे रह रही है। तो स्थायी रूप से जो आबाद है यहाँ पे परमानेंट इनहेबिटेट है, ये बात यहाँ पे गलत है। इस तरह का इनहेबिटेशन अभी यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं किया गया है। तो दूसरे स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, पहले स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे बात करें कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पारादीप पोर्ट इज ओनली मेजर पोर्ट इन ओडिशा लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ महानदी रिवर, हैज सॉफ्ट अंडर वाटर सोइल अलाउिंग डीपनिंग एज नीडेड। तो पारादीप पोर्ट ओडिशा के एकमात्र पोर्ट है जो महानदी के डेल्टा पर स्थित, इसके नीचे मिट्टी नरम होने के कारण आवश्यकता अनुसार गहराई बढ़ सकती है। ये यहाँ पे बता, पारादीप जो पोर्ट है वहाँ पे कोयला हैंडलिंग जो उसमें संयंत्र बने हैं वहाँ पे अगर हम बात करें डेड बॉडी मिली उसके बाद ये चर्चा में आ गया। अब उड़ीसा के एकमात्र बंदरगाह ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कहाँ पे है, उड़ीसा में है, ठीक है। तो इस रीजन में आपको पता होना चाहिए पारादीप है। अब ये अगर देखो तो कोलकाता से 200 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। अब ये जो बंगाल की खाड़ी महानदी के डेल्टा पर है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे जानना इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक। इट मेन कार्गो इज आयरन और एक्सपोर्ट टू यूरोप, इसका मुख्य आयरन और यूरोप को निर्यात किया जाता है। तो यहाँ से ये निर्यात किया जाता है। ये दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि सही है या नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जैसे कच्चा तेल है, POL प्रोडक्ट्स है, आयरन ओर है, थर्मल कोल है ना, इन सब चीज़ों को अगर हम देखा संचालन यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पे जाननी जरूरी है। यहाँ पे बोल रहा है ना कि सिर्फ मुख्य माल आयरन ओर है, तो ये बात यहाँ पे गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। यहाँ पे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लीड टू 2025 रिपोर्ट्स प्रिपेयर्ड बाय DPIIT। तो DPIIT के द्वारा लीड 2025 रिपोर्ट बनाई गई है। बेंचमार्क लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस अक्रॉस इंडियन स्टेट एंड क्लासिफाइड स्टेट इनटू अचीवर्स, फास्ट मूवर्स, एस्पायर्स। तो यहाँ पे भारतीय राज्यों को अचीवर्स, फास्ट मूवर्स, एस्पायर में डाला गया है। तो देखिए ये बात तो यहाँ पे सही है कि इसे जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है, तो उसका जो DPIIT है, डिपार्टमेंट ऑफ मोस्ट इंडस्ट्रियल इंटरनल ट्रेड है, उसने इसको बनाया है और ये 4 कैटेगरी में इसको रखा है। ये तो बात यहाँ पे सही है। और ये किससे कहते हैं कि प्रोत्साहित तो 2018 में वर्ल्ड बैंक की एक लॉजिस्टिक इंडेक्स आता है, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आता है, उसके द्वारा ये प्रभावित है और उसी के मतलब कि ध्यान में रखते हुए इसको बनाया गया है, ठीक है। अब इसको अगर हम देखें कि यहाँ पे अचीवर्स, मूवर्स, एस्पायर कैटेगरी में देता है, ये भी बात यहाँ पे सही है। केवल लॉजिस्टिक कंपनियों के लिए परसेप्शन बेस्ड डाटा पर आधारित है। ये यहाँ पे बोल रहा है कि जो सिर्फ इसे लॉजिस्टिक कंपनी परसेप्शन बेस्ड डाटा पर आधारित है। परसेप्शन बेस्ड भरने अगर हम देखेंगे तो इसका रियल ट्रैक एनालिसिस होता है। साथ ही अगर आप देखेंगे तो यात्रा समय, कितना टाइम लग रहा है, कितना वेट किया जा रहा है ना, ये सारी चीज़ें मतलब कि लॉजिस्टिक्स का इंफ्रा कैसा है, लॉजिस्टिक सर्विसेज कैसी हैं, ऑपरेशंस कैसे हैं, रेगुलेशन कैसे हैं, इन सारी बातों को भी ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक भी इस तरह से एक इंडेक्स जारी करता है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। और यहाँ पे DPIIT ने इसको बनाया है, यही अपने आप में स्टेटमेंट बताया, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द ICC हेडक्वार्टर इन द हेग, नीदरलैंड वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द रोम स्टैट्यूट प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल फॉर वॉर क्राइम्स, जीनोसाइड क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एग्रेशन। ICC हेग नीदरलैंड मुख्यालय है, यह रोम स्टैट्यूट
के तहत युद्ध अपराध, नरसंहार, मानवता के खिलाफ अपराध, आक्रमण के लिए व्यक्तियों को मुकदमा चलाने के लिए स्थापित किया गया है। आईसीसी कैन एक्ट एनी क्रिमिनल केस वर्ल्ड वाइड रिगार्डलिंग कंट्री पार्टिसिपेशन इन रोम स्टेटस। आईसीसी किसी भी देश पर कार्य कर सकता है, भले उसने उससे साइन कर रखा हो नहीं कर रखा हो, इससे उसका लेना देना नहीं है। अब ये बात कितनी सही कितनी गलत आपको यहाँ पे बताना है। एक तो देखिए, आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था कब? 17 जुलाई 1998 में रोम कन्वेंशन के थ्रू। ये तो बात यहाँ पे सही है। अब अगर हम बात करें तो इसमें जो लोग साइन किए हैं, जैसे 125 देश के आसपास इसमें शामिल हैं, तो वही इसको लेके कहते हैं कि अकाउंटेबल है। जैसे चीन है, भारत है ना, इजराइल है, रूस है, यूएसए है, इन्होंने क्या है इस पे साइन नहीं किए हैं। ये बात यहाँ पे याद रखनी है। अब अगर हम देखें तो इसमें आईसीसी इसमें 18 के आसपास न्यायाधीश होते हैं। प्रत्येक न्यायाधीश अलग अलग सदस्य देशों से होते हैं और कार्यकाल इनका 9 साल का होता है, ठीक है, 9 वर्ष का होता है और बार बार कार्यकाल को रिवाइज नहीं किया जाता है, ठीक है। तीन न्यायाधीश होते हैं, अध्यक्ष 2 उपाध्यक्ष भी होते हैं इसमें। ये बात भी आपको यहाँ पे याद रखनी, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, दूसरा स्टेटमेंट जो है कि इसमें सभी पर काम कर सकता है किसी भी देश पर, तो ये बात यहाँ पे गलत है। दूसरा गलत और सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 लास्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सार्कोफेगी वर स्टोन कॉफिन यूज्ड सिंस एंशियंट इजिप्ट फॉर द burials ऑफ elite individuals and are sometimes elaborately decorated। तो सैकड़ों पत्थर के ताबूत हो जिनका उपयोग प्राचीन मिस्र में किया जाता था, कब्रों के लिए किया जाता था। अब ये क्या है? दूसरा, द वर्ड सार्कोफगस मीन्स लाइफ गिविंग इन ग्रीक। इसका मतलब क्या? जीवन देने वाला होता है। अब अगर हम बात करें तो अभी क्या तिरुनालवलाई में जिले में क्या हुआ है, जो कहाँ है, आई थिंक तमिलनाडु में है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस तरह का साक्ष्य मिला है, ठीक है, जो तमिलनाडु में है। ये बात आपको थोड़ा सा पता होनी चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें तो ये जो प्रोसेस है जिसके बारे में बोला जाता है कि ये पहले जो स्टेटमेंट कह रहा है, ये पत्थर के ताबूत होते थे जिनके प्राचीन मिस्र में कुलीन व्यक्तियों को दफनाने के लिए किया जाता था, ये बात यहाँ पे एकदम सही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारक्स और फेजिन 2 वर्ड यहाँ पे बिना है, दो वर्ड से बेसिकली बना है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट ये हो जाता है क्योंकि अगर आप देखें भारत में इस तरह का ताबूत पाया जाना रेयर है, तो इस वजह से यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। थोड़ा सा हमने यहाँ पे देख लिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल आया हुआ था। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, मिलते